अग्रवाल जी, CEO एंड MD CSC श्री संजय राकेश जी, मेरे कोलीग UIDAI में श्री संजय सोहानी जी, DDG UIDAI, और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए CSC के कार्यकर्ता और ऑपरेटर्स, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और UIDAI की ओर से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आप यहाँ पे आए। और इससे पता चलता है आपके नंबर्स देख करके इस वर्कशाला में आपकी भागीदारी देखकर ये पता चलता है कि ये वर्कशाला कार्यशाला आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इसका कितना महत्व है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी संस्था या कोई भी तंत्र, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो उस संस्था के प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जो फ्रंट लाइन स्टाफ की हम बात करते हैं, वो सजग हों, समझदार हों और प्रशिक्षित हों। और आधार के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो ये फ्रंटलाइन स्टाफ या प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता आप सभी जो एनरोलमेंट ऑपरेटर्स हैं वो हैं। और यदि आप सजग, समझदार और प्रशिक्षित हों तो हमें आधार की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और जो भी इसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं आधार की, क्योंकि जैसा कि पिछले स्पीकर्स ने बोला, CEO सर ने भी बोला और संजय जी ने उन्होंने भी बोला कि करीब 1100 स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के जिसमें कि आधार की ज़रूरत पड़ती है। और आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज, बेनिफिट्स या सब्सिडीज मिलती हैं, एक तरीके से एक ऐसा लाइसेंस है जिससे कि आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है ऑलमोस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ नाउ। सो हाउ इम्पॉर्टेंट दिस डॉक्यूमेंट इज, एंड ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से इशू हो और सही तरीके से अपडेट हो आधार, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका अगर मैं कहूँ तो वो आप सभी की है। और इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी कड़ी में if I say the most important role that is played, it is by the enrollment operators, because जो भी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करते हैं at the front end, वो इंफॉर्मेशन that becomes final, because उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना किसी भी स्टेज पे संभव नहीं है। उसको रिजेक्ट कर सकते हैं हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कैप्चर की गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत तरीके से कैप्चर किया गया है, या कि बायोमेट्रिक्स ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है, या कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से देख के जो आप फिल इन करते हैं, अगर वो गलत तरीके से कैप्चर किया गया है तो फिर उसको किसी भी स्टेज पे UIDAI में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, और रिजेक्ट करने का परिणाम ये होता है कि अगर इस तरीके की गलतियाँ ज़्यादा संख्या में हों तो फिर रेसिडेंट्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो ग्रीवांसेस होते हैं रेसिडेंट्स के, कभी कभी मैं देखता हूँ वो जो ईमेल्स आते हैं और जिस तरीके के ग्रीवांसेस हमारे पास आते हैं, उनको कभी कभी देख के दुख भी होता है कि उनको जिस तरीके की ज़रूरत होती है और जितने अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत होती है उनके आधार में अपडेशन की, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरीके की कुछ गलतियां हो जाएं तो रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब होता है। तो ये जिम्मेदारी एक तरीके से आपके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि जब आप आधार एनरोलमेंट या अपडेशन का कार्य करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह नहीं है या कि एक पैसा कमाने का सिर्फ माध्यम नहीं है। आपको ये भी देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है और जिस उद्देश्य से ये हो रहा है वो सही तरीके से किया जाए। और कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।
CSC ऑपरेटर्स के जो एनरोलमेंट और अपडेट संख्या है, कुल संख्या, उसके करीब 11% रिजेक्शंस होते हैं उसमें। सो 11% रिजेक्शंस का मतलब ये है कि अगर करीब आपने 1 लाख CSC ने अगर एनरोलमेंट एंड अपडेट किए तो उसमें से अबाउट 11% जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और मोस्टली उनके रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण है, सो आउट ऑफ 11 to 12%, अबाउट 8 to 9% इज बिकॉज जो लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेसिडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो आपने एक्सेप्ट किया है और एनरोलमेंट के समय उसको जो हमारे पास जो आया है UIDAI के पास, वो वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है। सो एक ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही एक एरर है जिसको कि बड़ी आसानी से आप इसको सुधार सकते हैं। बिकॉज अगर वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से उसको देख लें, पढ़ें और समझें, और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें स्पेसिफाइड है, अगर सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आप रेसिडेंट को, अगर रेसिडेंट कोई डॉक्यूमेंट ऐसा देता है जो उसे मैच नहीं करता है, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग दैट, किसी प्रेशर में या कि आपके घर परिवार या कि जहां आप काम करते हैं उसके आसपास के लोग हैं जिनको कि आप जानते हैं, सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको करने की इच्छा में इस तरीके की गलती कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए आप चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। कि अल्टीमेटली अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं, ये सोच करके कि चलिए ठीक है, कोई ऐसा रेसिडेंट है जिसको आप जानते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसका हार्म कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली इट विल बी रिजेक्टेड और उसको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो यही है कि लगभग 11% जो रिजेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट एरर के चलते, उसमें से 8 से 9% होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वैलिड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते हैं। और करीब 2-3% जो एरर है वो ये है कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो आप फिलअप करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट ने दिए उससे देख करके जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप फिलअप करते हैं उसमें गलतियां होती हैं। सो मे बी टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं और इस तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें, बिकॉज उसके चलते भी वो रिजेक्शंस होते हैं और फिर इसका खामियाजा अल्टीमेटली आपको और रजिस्ट्रार्स को बेसिकली भुगतना पड़ता है, मे बी फाइनेंशियल पेनाल्टी के रूप में और भी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में वो भुगतना पड़ सकता है। सो वो दैट अपार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको वो रेसिडेंट्स की परेशानियों को बढ़ाना नहीं है, उनकी परेशानियों को कम करना है, और वो तभी आप कम कर सकते हैं जब आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि गलतियां कम से कम हो। और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है, वो जैसे संजय सोहानी जी ने कहा कि सेंटर्स ऑप्टिमम कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। सो एक तरह से वो बात सच लगती है, बिकॉज कुछ एनालिसिस हमने जो किया इंटरनली, तो उसमें हमने पाया कि जो सेंटर्स हैं, CSC आधार केंद्र हैं, जो वो उनमें जो डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सेंटर्स में कम क्यों है, और साथ ही साथ जो VLEs हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट है, मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह लिया है इससे, और इस पे आगे भी चर्चा के ऑफिसर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, श्री कुमार राकेश सिन्हा, श्री RVN श्रीनिवास, और जो एडवर्टीजमेंट या जो कैंपेन हम वो सभी के लिए है। तो ये अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप लोग भी इस चीज़ को इसके बारे में जागरूकता ले आने का काम कर सकते हैं। और दूसरा जो एरिया इम्पॉर्टेंट है वो है मोबाइल अपडेट का। उसमें भी जनरली मोबाइल अपडेट की इम्पोर्टेंस तो आप सब समझते हैं, बिकॉज मोबाइल आधार से लिंक होना इज़ अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर।
और ये बहुत ही ज़रूरी है कि सर्विसेज पाने के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल लिंक होना चाहिए। और अगर आपको कभी लगता है कि जिन क्षेत्रों में आप काम करते हैं, जिन एरियाज़ में काम करते हैं, जनरली आपको ये आइडिया होगा कि जब लोग आते हैं, रेसिडेंट्स आते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो और भी कामों के लिए CSC सेंटर में लोग आते हैं। सो एक जिम्मेदारी आपकी ये भी बनती है कि आप ज़रूर ये कोशिश करें जाने की कि मोबाइल रेसिडेंट्स का लिंक्ड है कि नहीं आधार से, और अगर मोबाइल लिंक नहीं है तो ये उनको रहना चाहिए। और इसमें हम इसमें भी एक मीडिया कैंपेन अभी एक ऑर्गेनाइज करेंगे और रजिस्ट्रार्स की भूमिका रहेगी और बाकी सभी रजिस्ट्रार्स जो हमारे एनरोलमेंट एंड अपडेट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उनको हम सुधारने की साथ में कोशिश करेंगे। जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इस तरीके की ट्रेनिंग्स, ये आज एक दिवसीय वर्कशॉप जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप जो यहाँ पे आयोजित हुई है, इसके अलावा भी मैं CSC से ये आग्रह करूँगा कि राज्यों के स्तर पे भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग्स अगर की जा सकें, और राज्यों के जो एनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर्स हैं, न सिर्फ CSC के बल्कि उसमें और भी रजिस्ट्रार्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो भी अगर जुड़ सकें, तो और इस तरीके की ट्रेनिंग चूँकि हम UIDAI की ओर से भी करते रहते हैं, और इस तरीके के ज्वाइंट प्रोग्राम्स हो सकें तो और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकेगा। सो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आप सभी को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और इस वर्कशॉप में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि सर ने कहा, ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा हुआ काम है, और एक हमारी छोटी सी गलती वो सिटीज़न जो ईज़ ऑफ लिविंग के लिए आ रहा है, आई थिंक वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी उनकी ज़िंदगी। और सो ध्यान रखें, ध्यान से काम करें, और हम लोग जल्द जो नए प्रोजेक्ट जो सर ने बताया, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही अच्छा काम है, ध्यान से करें, जिम्मेदारी से करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मेटी श्री अमित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एड्रेस करने के लिए। सर प्लीज। धन्यवाद आदरणीय संजय राकेश जी, MD and CEO CSC SPV, सुहानी जी, शैलेंद्र सिंह जी, DDGs, CSC और UIDAI के वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित सभी VLEs, ऑपरेटर्स और BCs, मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सुखद अनुभव है कि आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, क्योंकि CSC से मेरी यात्रा CSC SPV से भी पुरानी है। CSC की अवधारणा आप लोगों को, बहुतों को मालूम होगा, अनेक राज्यों में CSC समान संस्थाएं पहले ही बन गई थीं, और फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पे उसको बहुत सुदृढ़ नींव के साथ चलाने के लिए CSP SPV और CSC 1.0 योजना चली 2005-06 से, और जिससे अभी आज ये 5 लाख VLE सेंटर्स तक पहुंच गई है। मेरी इसकी यात्रा शुरू होती है सन 1999 से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले में हमने पहले 21 छोटे छोटे CSC समान केंद्र बनाए थे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर से, इसी अवधारणा के साथ कि G2C और B2C दोनों करेंगे, और जो एक सेवा प्रदान करने के लिए वायबिलिटी आएगी एक और दूसरी ओर जो सरकारी दफ्तरों में लोगों को भ्रष्टाचार की समस्या होती है और केवल उसी स्थान पर 10 से 5 के बीच में जाके सेवा प्राप्त करें, उससे उनको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कंपटीशन आएगा, कंपटीशन से ही जो है ग्राहक को विकल्प मिलेगा, उपभोक्ता को विकल्प मिलेगा, नागरिक को विकल्प मिलेगा, और उसको बेहतर सेवा मिल सकेगी और लोगों को रोजगार अलग मिलेगा। ये सोच थी। एक छोटी सा हमने प्रयोग किया ज्ञानदूत करके, जिसको यूरोपियन यूनियन का स्टॉकहोम चैलेंज का पुरस्कार मिला।
मैं पूरी दुनिया में उसको बेहतरीन सबसे सर्वश्रेष्ठ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट माना गया। हम लोग गए थे वहाँ सन 2000 में मैं गया था स्टॉकहोम में उसको रिसीव करने के लिए अवार्ड को। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ, मैं छत्तीसगढ़ काडर में आवंटित हुआ। छत्तीसगढ़ में क्योंकि ये प्रयोग किया था तो सबसे पहले मुझे इसी काम पे लगाया गया कि एक नई संस्था बनाई चिप्स करके, जो लोग कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़े हों उनको उसके बारे में मालूम होगा। और वहाँ पे चॉइस सेंटर के नाम से आज भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन एम्पावरमेंट, चॉइस एजेंट, चॉइस सेंटर। और वही जो है चॉइस सेंटर का हमने नियम सबसे पहले आईटी एक्ट के तहत जो एक होता है कि कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई थी नियम बनाने की। तब तक आईटी में बड़े प्रयोग हो रहे थे, बड़े बड़े उस समय आंध्र प्रदेश का बड़ा नाम होता था, पर न केंद्र सरकार ने न किसी भी सरकार ने सबसे पहले नियम सन 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाए, जिसमें कि बिल्कुल कागज़ पे की हुई चीज़ और इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई चीज़ को बराबर मान्यता दी गई। और ये पृष्ठभूमि एक तो मैंने कहा मेरे लिए खुद अनुभव की बात है कि जिस यात्रा से मैं 1999-2000 से जुड़ा हूँ, आज मैं आप सबके बीच में, आप लोगों के बीच में इसको देख रहा हूँ, तो एक आई वॉज संजय राकेश जी के साथ मैं याद कर रहा था कि कहाँ से सोच शुरू हुई थी। और दूसरा मैं आपके नज़रिए से देख रहा था कि जब हमने कहा था तो हमने कहा था कि भाई ये भ्रष्टाचार की मूल जड़ टेक्नोलॉजी इसका हल है, और एंटरप्रेन्योर इस देश में जो VLE हैं यही इसका हल कर सकते हैं। तो जैसे एक नोटरी होता है, प्राइवेट नोटरी होता है, व्यक्ति प्राइवेट है लेकिन कानून में उसको लोक सेवक माना गया है, पब्लिक सर्वेंट माना गया है। तो यही हमने नियम में भी लिखा था कि वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करेगा, एक रेगुलेटेड फीस लेगा, रेगुलेटेड तरीके से नियुक्त होगा और दोनों तरीके का काम करेगा। और यही चीज़ CSC योजना में आई। बाद में IT एक्ट भी उसी के आधार पे 2008-9 में अमेंडमेंट्स हुए, और उससे भी मैं उस समय किसी दूसरे रूप में जुड़ा रहा था। तो ये सारी यात्रा मैंने देखी। मैं इसको आपके बीच में इसलिए याद कर रहा हूँ कि देखिए आपका जो हमने ये जब शुरुआत की वो ज़माने में की जब डिजिटल इंडिया नहीं था। आज हम बोलते हैं 80 करोड़ से ज़्यादा लोग डिजिटल हो गए हैं, मोबाइल हो गए हैं। कई लोगों की ये सोच है कि आगे चल के ऐप्स हो जाएंगी, सब लोग लिटरेट हो जाएंगे। तो इस चीज़ की आज के संदर्भ में कितनी उपयोगिता रहेगी, भविष्य के संदर्भ में कितनी उपयोगिता रहेगी, मैं इसमें खाली एक ही बात कहूँगा कि ये सच है कि डिजिटल होने के साथ सभी लोग अपना काम डिजिटल करना सीख जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे ये एक सर्विस प्रपोजिशन है, एक सेवा है, और सेवा विश्वास से पनपती है। मेरा खुद का अनुभव है, इतने सालों से मैं इंश्योरेंस लेता हूँ और जो मेरा इंश्योरेंस एजेंट है उस पर मेरा विश्वास है। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस ले लूँ। जब मेरा क्लेम आता है तो वो मेरा क्लेम कराता है। मैं इससे पहले एक विभाग में था जहाँ इंश्योरेंस का देख रहा था, तो मेरा देखने के साहब आप सीधे ले लीजिए, आपका ये बच जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मुझे एजेंट के थ्रू काम करना है। वो दौड़ भाग करता है, मेरा काम कराता है, मुझे सही सलाह देता है, सही तरीके से कराता है। तो आप सबका भी जो ये एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना बड़ा नेटवर्क इस देश में खड़ा हुआ है, कितना भी डिजिटल पेनिट्रेशन हो जाए, अगर आप उपभोक्ता का, नागरिक का विश्वास बनाए रखेंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। उस विश्वास को कायम रखें। आधार उस विश्वास को कायम करने के लिए एक नींव है। उस आधार के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है, बड़े सारे वाक़ये आप लोगों ने भी सुने होंगे कि कई लोगों ने गलतियां की, कुछ को हटा दिया गया, अब उसको सुदृढ़ तरीके से किया जा रहा है। तो उस विश्वास को हमेशा कायम रखें। आज जो डॉक्यूमेंटेशन पे